नमस्कार व्यूअर्स। आज आप ध्यानाकर्षण के भाग 2 की देखेंगे। इसकी हम चर्चा करेंगे। लर्निंग आउटकम एवं उसका आकलन, ये इसका भाग 2 का मुख्य टॉपिक है और इसे निम्न भागों में बांटा गया है। लर्निंग आउटकम की अवधारणा क्या है, क्या होता है लर्निंग आउटकम, अधिगम स्तर में अंतर यानी कि लर्निंग गैप्स क्या चीज़ होती है, सीखने के स्तर का आकलन हम कैसे करते हैं, बच्चों का चिन्हांकन कैसे होता है और आधारभूत शिविर या ध्यानाकर्षण शिविर क्या होता है। आइए हम इसकी चर्चा करेंगे। सही नहीं है, ये आता है सबसे फर्स्ट पॉइंट कि लर्निंग आउटकम क्या है और आकलन क्या है। देखिएगा कि कक्षा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण और व्यवहारिक पक्ष क्या होता है कि जब बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं तो क्या उस शिक्षा का कुछ बच्चे के ऊपर कुछ असर हो रहा है, यानी कि वह उस दक्षता को प्राप्त कर पा रहा है कि नहीं। मान लीजिएगा कि हमने बच्चे को पहाड़े सिखा रहे हैं या सिखाया, पता चला कि हमने बहुत मेहनत की लेकिन बच्चा नहीं सीख पा रहा, तो वही चीज़ है कि हमारा जो आउटकम है वो क्या है। अब आगे देखिएगा कि लर्निंग आउटकम अधिगम संबंधी परिणाम, इसको हमने दो भागों में बांटा लिया। जैसे क्या है कक्षा शिक्षण, कक्षा शिक्षण का वो परंपरागत तरीका और गैर परंपरागत तरीका। परंपरागत तरीका ये देखिएगा क्या लिखा है इसमें, इस डायग्राम में, सामान्य कक्षा शिक्षण चॉक और टॉक, यानी कि वही ब्लैक बोर्ड है, आप चॉक से लिखते हो, आप समझाते हो, लेक्चर देते हो, वही है। उसके बाद आपको उनका टेस्ट लेना होता है तो आप क्या करते हो, अंक आधारित परीक्षा। माध्यम क्या होता है उसका, प्रश्न पत्र दे के आप क्या करते हो, उसका टेस्ट लेते हो, चेक करते हो कि इस बच्चे को कितना ज्ञान है। और जो रिज़ल्ट आता है वो हमें क्या बताएगा, संख्यात्मक ज्ञानात्मक सूचनाओं का प्रकटीकरण। ये तो अपना जो परंपरागत तरीका है वह तरीका है। अब दूसरा तरीका ये देखिएगा, लर्निंग आउटकम आधारित कक्षा शिक्षण, जिसमें कि क्या शामिल है, नवाचारी गतिविधियां हैं, आईसीटी है, ये सब। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, गुणात्मक संख्यात्मक अवलोकन करते हैं और सबसे अंत में परिणाम विषयगत दक्षताओं की संप्राप्ति, नवीन ज्ञान का सृजन, नैतिक मानवीय संवैधानिक गुणों का विकास। तो आप ये समझिएगा इन तीनों का अर्थ ये है, मतलब पुरानी विधि से अलग बिल्कुल। इन तीनों जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये तीनों ब्लॉक्स तो दिए हैं इसमें, इसका अर्थ ये है कि हम सबसे पहले छात्रों में ये देखेंगे कि जो दक्षताएं हमने निर्धारित की हैं कक्षा के या क्लासेस के अकॉर्डिंग, वह बच्चा उन दक्षताओं को प्राप्त कर पा रहा है कि नहीं। पहली चीज़ ये है। और इसके लिए हम कोई सी भी गतिविधि अपना सकते हैं, चाहे वो आईसीटी की हो या कोई और नवाचारी, कोई कार्ड्स का इस्तेमाल करें या कुछ भी करें। रिज़ल्ट उद्देश्य हमारा यही है कि पहले बच्चे को आप देखेंगे, उसका फिर गतिविधियाँ ये सब करेंगे, फिर उनका अवलोकन करेंगे। लिखा है ना, देखिएगा, गुणात्मक एवं संख्यात्मक अवलोकन। पूरी क्लास का या जो आपने समूह जैसा भी बना रखा है उसका अवलोकन करके देखेंगे कि कौन सा समूह उस दक्षता को पा रहा है या ज़्यादा पा रहा है या बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा है। तो उसका कैटेगराइजेशन होगा, वो आप आगे देखोगे और फिर उन्हीं के आधार पर हम धीरे धीरे बच्चे में विकास करेंगे, छात्रों में। जैसे परिणाम विषयगत दक्षताओं का संप्राप्ति, ये करेंगे हम। देखिएगा यह ध्यानाकर्षण में लर्निंग आउटकम की यहाँ परिभाषा दी गई है कि लर्निंग आउटकम का अर्थ क्या होता है कि जो छात्र है वह अपनी क्लास के अकॉर्डिंग या अपनी कक्षा के अकॉर्डिंग जो पाठ्यक्रम दिया है वो दक्षता ग्रहण कर पा रहा है कि नहीं। यह एक परिणाम आधारित लक्ष्य है, यानी कि हमें यह परिणाम प्राप्त करना है उस बच्चे के लिए कि हाँ वो दक्षता प्राप्त कर पा रहा है या नहीं। बच्चे की प्रगति का आकलन
ध्यान से देखिएगा, गुणात्मक तथा संख्यात्मक रूप से करने हेतु अवलोकन बिंदु प्रदान करता है। अब लर्निंग आउटकम की अवधारणा को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट समझ सकते हैं। देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट, लर्निंग आउटकम, देखिए ध्यान से, बच्चों को प्राप्त दक्षता का मूल्यांकन करने और शिक्षकों को आगामी शिक्षण संबंधी दिशा प्रदान करने पर बल देते हैं। मतलब इसका अर्थ यह है कि हम क्या करते हैं, बच्चों की दक्षताओं का मूल्यांकन करते हैं कि हाँ, उस बच्चा शिक्षा को या जो भी हमने क्लास के अकॉर्डिंग जो दक्षता बना रखी है उसको प्राप्त कर पा रहा है कि नहीं। हाँ, अगर बच्चा प्राप्त कर रहा है तो कोई बात नहीं, वो सामान्य जैसे सिलेबस चलता है उसका पाठ्यक्रम, जैसे शिक्षा चलती है चलतेगी। लेकिन अगर बच्चा कम कर पा रहा है या बिल्कुल नहीं कर पा रहा है, तब हम क्या करेंगे, तब हम उसकी प्लानिंग करेंगे कि कैसे क्या करना है, उसका जिक्र आगे है। सेकंड पॉइंट क्या है, देखिएगा, परिणाम आधारित लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए शिक्षक अपने सोच, ज्ञान, अनुभव के आधार पर शिक्षण विधियां, नवाचारों एवं आईसीटी का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ये पॉइंट जरा ध्यान से। अब कई शिक्षक होते हैं कि जो बुजुर्ग शिक्षक हैं या वो आईसीटी का प्रयोग करने में परेशानी होती है उन्हें, या और भी कई अध्यापक हैं, बुजुर्ग छोड़िएगा, कोई और भी अध्यापक जिन्हें आईसीटी का प्रयोग करने में कुछ दिक्कत लगती है। तो वो ये नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि आप ध्यान करिएगा कि शिक्षण विधियाँ एक अथाह सागर के समान है। जो विधियाँ हैं एक बहुत समुद्र के, उसमें से आपको अपने छात्रों को देखते हुए, उनकी ज़रूरतों को समझते हुए अपनी विधियों का सृजन करके उन्हें पढ़ाना है। आप ये मत सोचिएगा कि हम ये कर रहे हैं, कह रहे हैं, ये मेरे विचार हैं जो इस पॉइंट को सोचते हुए मैं कह रहा हूँ कि आईसीटी जो जानते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन आईसीटी का प्रयोग अगर हम कर रहे हैं और दिशाहीन प्रयोग, मतलब आईसीटी का प्रयोग कर रहे हैं और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, तो वो बेकार है। तो इसको फिर से पढ़िए ध्यान से, परिणाम आधारित लर्निंग आउटकम, ऐसा लर्निंग आउटकम जिसमें हमें परिणाम मिले, प्राप्त करने के लिए शिक्षक अपने सोच, ज्ञान व अनुभव, ये है मेन पॉइंट, उसमें वो कुछ भी कर सकता है, कोई विधि अपना सकता है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, यह बच्चों को जानने, समझने व पुस्तकीय ज्ञान का व्यवहार में उपयोग करने के लिए बच्चों में तर्क, चिंतन व कल्पना शक्ति के विकास पर बल देते हैं। ठीक है, अब क्लास 1 का इन्होंने एक ये उदाहरण दे रखा है कि क्लास 1 के कौन कौन से आउटकम है, यानी कि जो क्लास 1 में बच्चा जो पढ़ रहा है उसको ये चीज़ें आनी चाहिए, जैसे वह परिवेशीय ध्वनियाँ हैं, बोलियाँ हैं, वाहन, घंटी, सबकी आवाज़ों को बच्चा क्या करता है, पहचानता है। बच्चा प्रथम व अंतिम ध्वनि वाले शब्दों को पहचानता है, जैसे पग, पर, पल आदि आदि। वर्ण या अक्षर की आकृति को पहचानता है। बच्चा वर्णों को जोड़कर अमात्रिक शब्द बनाता पढ़ता है, जैसे जल, हल, नल आदि। बच्चे वर्ण व अमात्रिक शब्दों को उनकी सही बनावट में लिखते हैं। आपने अभी क्लास 1 का उदाहरण देखा, अब इसमें देखिए अगले पृष्ठ पर क्लास 3 के एक छात्र का उदाहरण है, जो वो गणित में, मतलब गणित की उसका जो आकलन हमें करना है, तो हम ये देखते हैं कि वह सामान लेकर बचे हुए रुपयों का हिसाब किताब कैसे रखता है। अगर वह यह काम कर लेता है तो समझ लीजिएगा कि उसे जोड़ने घटाने के संक्रिया का, यानी कि जोड़ने घटाने का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो चुका है।
लेकिन कई बार ऐसा भी देखने में आया है, शायद आप लोगों को अनुभव हुआ हो ऐसा, कि बच्चा कई बार जोड़ना घटाना तो कर लेता है कि हाँ भैया 10 रुपये हैं, 10 रुपये के नोट से आपने इतना महीने इतना सामान दिया या इतना ख़रीदा तो कितना बचा, लेकिन वही चीज़ वैसे कॉपी में लिखने में उसे दिक्कत भी होती है। ये शायद आपने अनुभव भी किया होगा। ठीक, अब आप देखते हैं अगला पॉइंट ये है, लर्निंग गैप क्या होता है। लर्निंग गैप को मोटा मोटा आप ऐसे समझ लीजिएगा कि 8th क्लास आप पढ़ा रहे हैं, 8th क्लास के बच्चे को अगर आप पढ़ाते हैं, मान लीजिएगा कि गणित पढ़ाते हैं, और आप ये देखते हैं कि 8th क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ठीक है, उन्हें आता है, वो जैसा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो उनकी जो दक्षता है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं वो। लेकिन कुछ बच्चे कुछ 7th का भी नहीं पता, कुछ को 6th क्लास की दक्षता भी नहीं है, और कुछ को 5th 4th, कुछ तो कमज़ोर है काफ़ी। फिर वही बात यहाँ है, इसी जो अधिगम स्तर में अंतर होता है ना, इसको क्या कहते हैं, लर्निंग गैप। यही बात है। अगर आप क्लास में इस तरह की सिचुएशन को फेस करते हैं तो आपको तो बहुत दिक्कत होती है। अगर यही कंडीशन, यही स्थिति आपके सामने आती है, और अगर क्यों कहें हम, ये तो आती ही है, आती है ना, ऐसी स्थिति आती है तो परेशानी होती है। तो वही बात है, आप क्या करेंगे, क्या आप इस चीज़ को नज़रअंदाज करके पढ़ाते रहेंगे, जैसा है आए पाठ्यक्रम पढ़ाते रहे और चले गए, बाकी के जो बैठे हैं बच्चे जिन्हें नहीं आता वो आपके शक्ल को देखा, कभी ब्लैक बोर्ड को देखा, कभी चौक को देखा, फिर ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा। अब लास्ट पॉइंट ये है, सीखने के स्तर का हम लोग आकलन कैसे करते हैं। जो हमारा सीखने के स्तर का आकलन क्या होता है, हम या तो हम सत्र परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा करते, भाई यही तो करते हैं। फिर हम देखते हैं कि किसके किसके ज़्यादा नंबर आए, जिसका ज़्यादा नंबर आए वो ठीक है पास हो गया, जिसके कम नंबर है वो उसको ज्ञान नहीं मिला। आइए इस पर और चर्चा करते हैं। अंक आधारित मूल्यांकन हमें बच्चों की वास्तविक सीख के स्तर को नहीं बता पाता है, ये आप अनुभव करते होंगे। मान लीजिए किसी बच्चे के 60% अंक हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि जो 60% पाठ्यक्रम का भाग है उसमें से भी उसको हम ये नहीं कह सकते पूरा 60%, कुछ भाग 60% का भी कुछ हिस्सा आता होगा, है ना। तो फिर हम लोगों को करना क्या है, जो वास्तविक अधिगम स्तर तथा अपेक्षित अधिगम स्तर के मध्य जो अंतर उसको पता कैसे करें, उसको पता करने के लिए हमें बच्चों का क्या करना पड़ेगा, चिन्हांकन करना पड़ेगा। चिन्हांकन मतलब उसका श्रेणीक्रम करना पड़ेगा। कैसे श्रेणी में बांटें, श्रेणी में बांटने के लिए देखिएगा कैसे करते हैं हम। शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में नंबर 1 ये लिखा है, क्लास 3 से 8 तक जब बच्चे प्रवेश लेते हैं आप आरंभिक परीक्षण करें और उनके अधिगम स्तर का पता लगाएं, और इसके लिए हमें आकलन प्रपत्र बनाना होगा। ये देखिए बी पॉइंट लिखा है कि अगर 8th में दाखिला ले रहा है तो साथ में पीछे से लेके, यानी कि जो पिछली क्लासेस का जो भी है पाठ्यक्रम उसमें से लेकर क्वेश्चन बनाए जाएं, आकलन प्रपत्र यानी कि एक टेस्ट पेपर बनाएं, और इनकी मूलभूत दक्षताओं की विषयवार सूची जो होती है वो आप पहले ही बना लें। ये देखिएगा जो टेस्ट पेपर है उसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक व तर्कात्मक प्रश्न शामिल हों, सही। और कुल प्रश्नों का 20% प्रश्न ज्ञानात्मक, 50% बोधात्मक, 20% अनुप्रयोगात्मक व 10% कैसा होना चाहिए, तर्कात्मक, लॉजिकल। और ये ज़रूरी है कि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा ना हो जिससे बच्चे आसानी से उन्हें हल कर सकें। भाषा यानी कि हिंदी व अंग्रेजी में मौखिक, लिखित व पढ़ने से संबंधित प्रश्न होंगे। अब हम क्या ध्यान रखें, आरंभिक परीक्षण के पूर्व, आरंभिक परीक्षणों से पहले क्या करें हम लोग, हम एक सूची बना लें। किस चीज़ की, प्रत्येक प्रश्न किस लर्निंग आउटकम पर आधारित है, ये एक सूची बना लें, और हर लर्निंग आउटकम के लिए एक ही प्रश्न हो। सेकंड, जो प्रपत्र बना है आपने
3 से 5 के बच्चों के आकलन के लिए 15 प्रश्न, जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव टाइप और 5 सब्जेक्टिव टाइप, और इसी प्रकार 6 से 8 के लिए 25 प्रश्न होंगे, जिसमें से 20 कैसे होंगे ऑब्जेक्टिव और 5 कैसे होंगे सब्जेक्टिव, यानी कि 15 में 10 प्लस 5, ये क्या हो गए प्राइमरी लेवल के। और जूनियर लेवल के लिए कितने क्वेश्चन हो गए, जूनियर लेवल के लिए हो गए 25 में 20 ऑब्जेक्टिव और प्लस 5 सब्जेक्टिव, ये इसका क्राइटेरिया है। और आप आंसर की पहले से ही तैयार कर लें, जिससे कोई आपको परेशानी ना हो, पहले ही तैयार करके रखें, चेक करने में टाइम नहीं लगेगा इससे। अब पहला तो एग्ज़ाम से पहले, फिर एग्ज़ाम के बाद, मतलब एग्ज़ाम के समय माहौल अच्छा बनाएं और बच्चों को बताएं कि वार्षिक परीक्षा से इसका कोई संबंध नहीं है, और बैठक व्यवस्था इस प्रकार रखें कि एक दूसरे की नकल ना हो सके। यह प्रयास किया जाए कि जो टेस्ट पेपर है वो बच्चों को प्रिंट करा कर दे दिया जाए, नहीं तो श्याम पट पर साफ साफ लिखा जाए। और आरंभिक परीक्षण के उपरांत, यानी कि 3 कैटेगरी हो गई ना, एक तो पहले और बीच में और बाद में, क्या हुआ कि हम उसे चेक करेंगे, उनको 0, 1, 2, 3 अंक प्रदान करेंगे और उन सब की सूची बना लेंगे। और आप ये देखिएगा कि इस तरह की एक सूची बननी है, ये देखिए ध्यान से, क्लास क्या लिख रहा है 2, ये स्कूल का नाम, बच्चे का नाम, विषय गणित, और ये आगे क्या लिखा है वर्णों को पहचान रहा है, बिना मात्रा वाले शब्दों को पढ़ रहा है, 2 वर्णों के मात्रा वाले शब्दों को पढ़ रहा है। और गणित में देखिएगा 1 अंकों की पहचान कर रहा है, 2 अंकों की पहचान कर रहा है, 1 अंकों का जोड़ कर रहा है और 2 अंकों का जोड़ कर रहा है। ये राजेश है, अगर ये कर रहा है 3 3, इस तरीके से इसे अंक मिल रहे हैं। बाद में इसके हम लोग क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, योग करके प्राप्तांक इन्हें मिल जाएगा। प्राप्तांकों के आधार पर हम समूहों का निर्धारण करेंगे ABC। पहले प्राथमिक स्तर, समूह A, समूह B, समूह C। समूह ए में लर्निंग आउटकम में 2 या 3 अंक, या तो 2 या 3 अंक मिले होंगे, और प्राप्तांक 21 से 45 के बीच में, तो समूह ए में। अगर बी में प्राप्तांक 16 से 20 और लर्निंग आउटकम में 1 अंक, तो ग्रुप बी। और ग्रुप सी में लर्निंग आउटकम 0 आ रहा है और प्राप्तांक आ रहा है 15, सी में डाल दीजिएगा इसे। और उच्च प्राथमिक में ए बी सी वही चीज़ है, सेम कैटेगरी है, लेकिन यहाँ पर 2 3 तो हो गया लर्निंग आउटकम के अंक, और प्राप्तांक हो गए 35 से 75। बी में 1 अंक और प्राप्तांक हो गए 26 से 34 के बीच में, और सी में 0 अंक अधिकांश लर्निंग आउटकम में, और जो प्राप्तांक हो गए 25 या 25 से कम। तब हम लोगों का जो आगे जो प्रयास होता है कि समूह सी और बी के छात्रों को हम लोग क्या करते हैं, 50 दिवस के ध्यानाकर्षण शिविर में रखते हैं। और हम लोग क्या प्रयास करेंगे कि सी वालों को पहले बी में लाओ और बी वालों को ए में लाने की कोशिश करिए, ठीक है ना। ये सी इस तरह से शिक्षण करा और उनका जो प्रगति है उसे नोट किया, देखते हैं कैसे करा जाता है। यहाँ यह देखिएगा कि ये एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल में ये लिखा हुआ है कि जिसमें बच्चे ने 3 अंक 100% प्राप्त किए वहाँ सही का निशान लगा हुआ है, और महीना लिखा हुआ है मई, और क्या लिखा हुआ है वर्ष 2019। अब यही बच्चा शामिल हुआ है ध्यानाकर्षण शिविर में 50 दिन के। अब हम क्या करते हैं, 50 दिन बाद उसे फिर चेक करते हैं। अब जिधर उसने 3 अंक प्राप्त किए उसको वहीं टिक लगाया, ये है ना जिधर, मतलब इसका मतलब है कि यहाँ नहीं प्राप्त किए थे। अब अगर राजेश जो है वो यहाँ से इधर बढ़ गया तो यहाँ 3 लगा के टिक लगाया और फिर महीना डाल दिया हमने और सन डाल दी। ये
इसमें लिखा है आप प्रत्येक बच्चे की इस तरह से प्रोफाइल भी बना सकते हैं। और ये ध्यानाकर्षण शिविर का तो हम अभी बता चुके हैं। और आपको थोड़ा सा अब पेपर जो होता है टेस्ट पेपर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, और मतलब कैसे बनाया जाता है उसका प्रारूप इसमें दिया हुआ है। देखिए अभी दिखाते हैं। ये देखिएगा परिशिष्ट 1 में दिया हुआ है कि आकलन करना है। टेस्ट पेपर है क्लास 3 का, विषय है हिंदी। तो ये आप क्या देख रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन है ये। नीचे दिए गए वर्णों को पढ़ें, शब्दों को पढ़ें, इस तरह से आपको बताया गया है। ये देखिए ध्यान से, ठीक है। और आगे देखिएगा पेपर पूरा लास्ट तक देखें। 5th क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। पढ़ने के लिए कहा है। 3rd क्वेश्चन में चित्र में दिया गया है, बताइए क्या क्या हो रहा है। क्लास 3rd का है ये असेसमेंट है क्लास 3rd का। 4th क्वेश्चन में इनको मिलाकर शब्द बनाकर लिखना है। सही है ना, पढ़ना क्या भी आ रहा है इसमें। अब ये देखिएगा क्लास 3rd का ही है। सुनकर शब्दों को लिखिए। शिक्षक बोलेंगे, बच्चे लिखेंगे। ये करना है। वाक्य को पढ़िए, वाक्य को पूरा करिए, विलोम शब्द लिखिए, पर्यायवाची लिखिए, अनुच्छेद पढ़कर उत्तर दीजिए। अब ये हिंदी का है। पहले तो ये लिखा हुआ है, ये सब गाय किसके घर में है, गाय क्या खाती है, ये सारा लिखा हुआ है। अब आरंभिक परीक्षण प्रपत्र आ रहा है गणित का, तो गणित में पैटर्न पूरा करना है, हल करके लिखना है इस तरह से। ये देखिएगा, हल कीजिए, ये सब लिखा है कि नहीं। आरोही क्रम में लिखिएगा। ये इस तरह से आपको ये बनाने हैं ये सब। प्रोफाइल की बात हो रही थी। प्रोफाइल ये है परिशिष्ट 2 में अधिगम, ये लिखा है देखिए, अधिगम परिणाम आधारित प्रगति विवरण। विद्यालय का नाम, विद्यार्थी का नाम, शैक्षणिक वर्ष क्या है, भाषा क्लास 1, प्रमुख अधिगम परिणाम यानी कि लर्निंग आउटकम क्या है, और क्या हेडिंग है ये देखिएगा। अधिगम परिणाम प्राप्ति की स्थिति, या तो पूर्ण रूप से प्राप्त हुआ, या तो आंशिक, या तो बिल्कुल नहीं। सिंपल। क्रम संख्या लिखी हुई है क्लास 1 की, क्लास 2 की। क्लास 1 में क्या है, बच्चे क्लास में चित्र, फ्लैश कार्ड, पोस्टर, चार्ट को देखकर बातचीत करते हैं। परिवेशीय ध्वनि को पहचानते हैं, अंतर कर सकते हैं, घंटी आदि को। परिवेशीय भाषा के सामान्य शब्दों को पहचानते हैं, समझते हैं। प्रथम व अंतिम ध्वनि वाले शब्दों को पहचानते हैं। बच्चे वर्णों व अमात्रिक शब्दों को सही बनावट में लिखते हैं। इस प्रकार ये सब कुछ लिखा हुआ है कि क्लास 1 का है, क्लास 2 का है। आप ये देखिएगा, ये किसका आ गया, क्लास 3 का आ गया, क्लास 4 का आ गया ये। तब हमको विषय के अनुसार ये करना है। हर विषय, हर क्लास के अनुसार छात्र की प्रोफाइल बनानी है, और इस तरह से जैसे ध्यानाकर्षण पुस्तक में दिया हुआ है वैसे ये कार्य करना है। अब पृष्ठ 18 में ये एक समय सारणी दी गई है आपके लिए, जो कि ये देखिएगा, समूह ए के लिए, समूह बी के लिए, समूह सी के लिए, कि कैसे कैसे हम पढ़ाएंगे, समय सारणी कैसे कैसे इसको डिवाइड करेंगे। और इसी समय सारणी के अनुसार जो भी शिक्षक तय करे हुए हैं वो शिक्षक उनको पढ़ाएंगे। अब कुछ पॉइंट्स ये दिए हुए हैं कि अपने क्लास के बच्चों को समूह में बांट लिया हमने। बच्चों को 50 दिन के शिविर में रखा, सूची बना ली, यह तय कर लिया कि किस दिन किस लर्निंग आउटकम पर हमें काम करना है। ध्यान से देखिएगा। और प्रत्येक दिन के लिए अपनी एक व्यवहारिक शिक्षण योजना बना लें। इसके अनुसार आवश्यक अधिगम सामग्री की उपलब्धता पहले ही सुनिश्चित कर लें, और वर्कशीट तैयार कर लें पहले से ही। और ध्यान रहे सामान्य शिक्षण नहीं है, मतलब सिंपल जैसे आप पढ़ाते हैं वो नहीं। आप क्या करें, खूब नवाचारों का प्रयोग करें, कार्ड्स लाएं, या जो भी आप करते हैं उनका प्रयोग करें, जिससे कि बच्चे रुचि के साथ शिक्षण में भाग ले सकें, और बच्चों के अंदर हीन भावना का समावेश ना हो, हीन भावना अपने अंदर ना लाएं।
कि हाँ हमें इनसे हटाकर अलग पढ़ाया जा रहा है, आ सकता है ना? बिल्कुल आ सकता है। जैसे पता चला कि ये कहा कि 8th क्लास का बच्चा कोई होशियार बच्चा, वो कहने लगे कि अरे आप इधर बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इस तरह से करना है कि बच्चे में ये बात ही ना आए, आप मतलब माहौल स्कूल में यह हो ही ना कि ये कुछ अलग से कुछ हम स्पेशल कर रहे हैं। ये असली बात है, ये जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है जो बच्चे के ऊपर वो ना पड़े। अगर ऐसा हो गया तो बेकार हो जाएगी क्लास, बिल्कुल कोई मीनिंग नहीं रहेगी। फिर चाहे हम कितना प्रयास कर लें, अगर बच्चे के ऊपर ऐसा साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट आ गया तो वो नहीं कर सकता कुछ भी ऐसे। तो कोशिश ये रहे कि प्रसन्नता से उसे डील करें, और वो भी खुशी खुशी उस क्लासेस में जाए, उसे ज्वाइन करे और उसे अच्छा लगे। उसके लिए आप कैसे भी, आपके ऊपर है कैसा करें इसे। शैक्षिक सत्र के दौरान, सामान्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, देखिए क्या लिखा हुआ है। एक अच्छा शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों की प्रगति का सतत आकलन करता है। वह समय रहते निराकरण हेतु आवश्यक कदम उठाता है। आकलन के इस तरीके को रचनात्मक आकलन कहते हैं। शिक्षण के तरीकों में सुधार या फेरबदल करने में उसे मदद भी मिलती है। ऐसे आकलन करने से सीखने के लिए आकलन भी कहते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो आकलन किया जा रहा है वो सीखने के लिए किया जा रहा है। शिक्षक सामान्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही बच्चों की कठिनाई के बिंदु का पता लगा लेते हैं और उनका समय रहते ही निराकरण कर देते हैं। बच्चों के व्यक्तित्व संबंधी अन्य आयामों जैसे नेतृत्व क्षमता, समूह के समक्ष बोलने की कला, आत्मविश्वास, खेल व अन्य गतिविधियों में प्रतिभा करना पर भी दृष्टि रखते हैं और सुधार करते रहते हैं। इसलिए सतत एवं व्यापक आकलन भी कहते हैं। हाँ, ये मेन पॉइंट यही है कि इसमें कोशिश कीजिएगा बच्चे प्रार्थना में, जब प्रार्थना हो रही होती है तो जैसे आपको कई बार आप लोग करवाते भी हैं, सभी करवाते हैं ये चीज़ कि बच्चों को खड़ा करा है कि न्यूज़पेपर है या कोई और पुस्तक है, या महान व्यक्तित्व ले लीजिए, और कुछ नहीं हो तो महान व्यक्तित्व की एक कथा का एक छोटा सा प्रसंग ले लीजिए, वो पढ़वा दीजिए। बस ऐसे ही उनकी आदतों में या कोई नैतिक विचार हो वह डाल दीजिएगा। कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। उद्देश्य हमारा यही है कि बच्चों की जो शैक्षिक स्तर है उसमें सुधार। ठीक है, धन्यवाद। अब अगले भाग की चर्चा करेंगे, भाग 3 की, अगले वीडियो। थैंक यू।